प्राइवेटेशन की मंशा है उस पर सवाल खड़े होने लगेंगे कि जब रेल इतना काम करती है तो आप उसको प्राइवेटेशन क्यों करना चाहते हैं। तो उसके हिडन एजेंडे में ये छिपा हुआ है कि प्रोत्साहन आप उसका करिए जिसका प्राइवेटेशन नहीं करना है। और ये जो आपने कहा दोस्तों नमस्कार। पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, और आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वही काम कर रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं वही काम कर रहे हैं। बाकी जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, प्राइवेट संस्थाएं थी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, सब के सब भाग गए हैं। इस लॉकडाउन के समय में अपनी जान जोखिम में डाल करके जो सरकारी कर्मचारी है वही काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे पिछले कुछ सालों का इतिहास उठाकर देखेंगे कि हमारी सरकारें प्राइवेटाइजेशन को लेकर के कितनी उतावली थी। वे लगातार सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन करने को उतारू थी। तो आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ एक रेलवे कर्मचारी मौजूद हैं जिनका एक संगठन है SRBKU, इसके ये मंडल मंत्री हैं। तो इनसे हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन पे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को असुर भारत को बधाई देना चाहता हूं कि ये लगातार जो मज़दूरों की आवाज़ और रेल कर्मचारियों की आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मेरा नाम इंजीनियर आनंद कुमार है और मैं देश की सर्वप्रथम जो अम्बेडकर राइट ट्रेड यूनियंस है, स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन, पूर्वोत्तर रेलवे का कारखाना के मैं मंडल मंत्री हूँ। और मैं आपको ये बता दूं कि देश में जब से यूनियनों का गठन हुआ तब से आज तक कोई अम्बेडकर राइट यूनियन काम नहीं कर रही थी। बाबा साहब ने 1938 के अपने मनमाड़ के अधिवेशन में कहा भी था कि अगर मज़दूरों को अपना शोषण और उससे बचना है तो इनको अपनी यूनियंस बनानी पड़ेगी। हम लोग कम्युनिस्टों की विचारधारा के साथ जुड़े रहे और उन्होंने हमारा जो है कम्युनिस्टों ने लेबर मिनिस्ट्री के नीचे आकर समझौते कर गरीब मज़दूरों का शोषण कराया। लेकिन जब से ये स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन आया है और हम लोगों ने बहुजनों की आवाज़ उठाने का जिम्मा लिया है, तो यहाँ पूर्वोत्तर रेलवे में स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन के बैनर तले, जिसके हमारे जोनल अध्यक्ष अमरजीत प्रसाद जी हैं, उसके बैनर तले हम लोगों ने काफ़ी प्रदर्शन किए और मज़दूरों की आवाज़ को उठाया। और उसका परिणाम ये हुआ कि मज़दूर जो है धीरे धीरे अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे हैं। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल ये है, आप एक सरकारी संस्था से बिलोंग करते हैं, आप रेलवे कर्मचारी हैं और आपने देखा होगा कि हमारी सरकार जो आई है ये पिछले कई सालों में अगर इतिहास उठाएंगे तो ये प्राइवेटाइजेशन को लेकर के कितनी उतावली है। तो क्या रेलवे में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है प्राइवेटाइजेशन? देखिए, सरकार का सीधा मोटो ये रहा है कि सरकारी संस्थानों को ख़त्म करना है और इसमें सरकारी संस्थानों को ख़त्म करने का सीधा मतलब ये है कि सरकारी नौकरियों को ख़त्म करना है, बंधुआ मजदूरी का प्रथा को दोबारा लागू करना है। रेलवे में भी प्राइवेटेशन को अभी इसी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले 7 फैक्ट्रियों को, प्रोडक्शन यूनिट को प्राइवेटेशन पे दिया था। अच्छा। तमाम विरोध हुआ, उस विरोध के बावजूद इनको अपना जो आदेश था उसको वापस लेना पड़ा। लेकिन अभी जो है प्राइवेटेशन का स्तर इतना बढ़ता जा रहा है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी रेलवे में भी उसकी सीमा को बढ़ाकर इन लोगों ने 75% तक किया, जो कभी 48% था। और आज जो सरकारी कर्मचारियों की बात आप कर रहे हैं, लॉकडाउन में जो प्राइवेट की तरफ ये सरकार ध्यान देती थी, इस लॉकडाउन के इस आपदा की त्रासदी के समय वो प्राइवेट लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम इस लॉकडाउन में सरकार का साथ नहीं दे सकते। लेकिन सरकारी संस्थान के जितने लोग आज लॉकडाउन में लगे हुए कोविड-19 में अपना सहयोग कर रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण योगदान रेलवे का अहम भूमिका है। क्योंकि रेलवे एक ऐसी चीज़ है, लोगों को देखने में लगता है कि रेलवे बंद हो गई है, लेकिन रेल बंद नहीं हुई है। आज भी हमारी मालगाड़ियाँ दौड़ रही है। मालगाड़ी में हमारे ड्राइवर, गार्ड्स, गैंगमैन, ट्रैकमैन इस आपदा में अपना काम कर रहे हैं बिना किसी PPE किट के। कोई सेफ्टी उनके पास डिवाइस नहीं है। लेकिन सरकार स्टाफ नर्स, डॉक्टर्स और सफाई कर्मचारी इनको प्रेफरेंस दे रही है। और हमारा जो रेलवे का स्टाफ है, रेलवे के स्टाफ को उतने प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है। तो हम एक यूनियन के माध्यम से अपने रेलवे के स्टाफ के लिए हमेशा सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारी रेल को भी इग्नोर ना किया जाए, रेलवे को भी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाए, क्योंकि रेलवे इज़ द लाइफलाइन ऑफ
कंट्री, रेलवे सबसे बड़ी जीवन रेखा है। जी जी। और रेलवे ने ही अभी हमारे रेल मंत्री जी ने कहा कि हम 2 लाख लोगों को रोज़ ढो रहे हैं, तो जान लीजिए कि इस आपदा की घड़ी में रेल को ही याद करना पड़ा है। और रेल ने जितने मज़दूरों को आज अपने घर तक पहुंचा रही है, उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है, उसमें रेल की अहम भूमिका है। तो मैं ये कहूँगा कि रेल का जो प्राइवेटेशन पे आपने सवाल पूछा है, शुरू से रेल सरकार की मंशा ही रही है कि प्राइवेटेशन को दे दिया जाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्राइवेटेशन किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। जी। जब तक नेशनलिज्म ये होता है, राष्ट्रीयकरण का संविधान में भी ये प्रावधान है कि सरकारी संस्थानों का प्राइवेटेशन नहीं होना चाहिए, उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ताकि यहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा गरीब जनताओं को रोज़गार मिले, बेरोज़गारी दर ना बढ़े। लेकिन प्राइवेटेशन को बढ़ावा देने का सीधे सीधे मतलब ये है कि यहाँ के कुछ चंद पूंजीपति लोगों को फ़ायदा देना है, और कुछ नहीं है। जी जी। जैसा कि आपने बताया कि मतलब रेलवे कर्मचारी काम भी कर रहे हैं लॉकडाउन में लगातार बिना किसी सुरक्षा के, लेकिन मैंने सुना है कि पिछले दिनों जो रेलवे कर्मचारी थे उनका पैसा भी काटा गया है प्रधानमंत्री जो राहत कोष है उसमें देने के लिए, क्या सही है? हाँ, अभी पहले प्रधानमंत्री रिलीफ फंड कोष बना था, लेकिन जो वर्तमान सरकार है उन्होंने उस कोष को हटाकर प्रधानमंत्री केयर फंड नाम से एक कोष चलाया हुआ है। तो उसमें पहले तो हमारी 1 दिन का वेतन काटा गया कि भाई 1 दिन का वेतन आप लोग का जाएगा, लेकिन 1.5 साल तक का डीए कटौती का आदेश जारी हुआ है। तो सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा भी दे रहा है, 1 दिन का वेतन भी दिया है, और लेकिन डीए कटौती जो हुई है, डीए कटौती का जो प्रावधान जो इन लोगों ने किया है वो कर्मचारियों के ऊपर एकदम कुठाराघात है। उसके खिलाफ हमारी स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन और जिसके हम लोग एफिलिएटेड है स्वतंत्र मजदूर यूनियन, वो कड़ा विरोध किया है। हम लोगों ने फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्ट्री को, वित्त मंत्रालय को ये लेटर भेजा है कि हमारे रेल कर्मचारियों की वेतन की कटौती ना की जाए। अच्छा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि रेल कर्मचारी जो हैं वे लगातार लॉकडाउन में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं और ये सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी काम कर रहे हैं, उसी तरह लॉकडाउन में फंसे लोगों को, जो मज़दूर, प्रवासी मज़दूर फंसे हुए हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में रेलवे कर्मचारी अहम भूमिका में है, और साथ ही साथ उनका वेतन भी काट करके वो दे रहे हैं प्रधानमंत्री राहत कोष में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि अगर प्राइवेटाइजेशन कर देगी, प्राइवेट कर देगी, तो कैसे सरकार उनका पैसा काट सकती है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन को रद्द करना चाहिए। और मेरा ये सवाल है कि अभी जो 7 कंपनियाँ जो प्राइवेटाइजेशन की गई हैं, जैसा कि आपने बताया, क्या ये पहले से ही रणनीति थी कि अभी जब से सरकार आई है? सरकार की प्राइवेटेशन पे साफ नीति है कि वो सरकारी संस्थानों का प्राइवेटेशन करना चाहती है। और अभी हाल ही में कल जो है वित्त मंत्रालय की जो गाइडलाइन आई है कि भारत के 7 फैक्ट्रियाँ जो सेक्टर हैं उनको प्राइवेटेशन किया जाएगा। अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो बोर्ड बनता था जिसके तहत भर्तियाँ होती थी, उसको प्राइवेट कॉर्पोरेशन कर दिया गया है। सीधा सा ये मानिए कि जो हमारा डीआरडीओ था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, जो हमारे यहाँ का शस्त्र बनते थे, गोला बारूद, टैंक, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि क्या उनकी गुणवत्ता में कुछ कमी आ गई थी या वो काम नहीं कर रहे थे, उसको प्राइवेटेशन करना क्या उसका आधार है? पिछले इसी गवर्नमेंट ने इन्हीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी प्राइवेटेशन किया था, कॉरपोरेशन बनाया था, लेकिन विरोध के बावजूद उसको वापस लेना पड़ा, फिर दोबारा उसी नीति पे वापस आना। तो ये सीधे सीधे इस देश की जनता के साथ, उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ करना है और उनको बेरोज़गार करना है। और मैं ये बता रहा हूँ कि ये समस्या उत्पन्न कहाँ से हो रही है। इस समस्या का उत्पन्न होने का सिर्फ एक ही कारण है कि जो हमारे लेवल के जो यूनियंस के जो नेता थे, वो नेता सरकार के साथ साठगांठ करके बैठे हुए हैं। किसी भी एक्ट पर सरकार के साथ वो विरोध नहीं जता रहे हैं, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज हमारा जो मज़दूर है, जो रेल कर्मचारी है या और गवर्नमेंट सेक्टर के जो एम्प्लॉय हैं, वो त्रस्त हैं। अच्छा। क्योंकि यूनियंस के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो बिक चुके हैं, रिटायर्ड हैं, बिक चुके हैं, दलाल हो चुके हैं, वो एकदम बिकाऊ हैं। वो सरकार के साथ, सरकार की चाटुकारिता में लगे हुए हैं। अपने
जो उनके राइट्स थे, जिनके साथ उनको अपोज करना चाहिए था, सरकार के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए था, आज उस पर वो खड़ा नहीं उतर रहे हैं। उसी का परिणाम आज हम रेल कर्मचारी और सेक्टर के लोग भुगत रहे हैं। जी। आनंद सर, आप एक संगठन के जो है मंडल मंत्री हैं, तो अभी सरकार ने हाल में ही एक कानून लाया, श्रम कानून में बदलाव किया है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फैक्ट्री एक्ट 1948 जो था, ये जो सरकार ने अभी प्रावधान किया कि 12 घंटे, आपको 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज़ों के टाइम में सूरत में सबसे बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें सबसे पहले मजदूरों ने आंदोलन किया, और अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून को 12 घंटे की जगह 8 घंटे, और फिर बाबा साहब ने उसी को जब फर्स्ट लेबर मिनिस्टर हुए, उसको संविधान में प्रावधान किया कि आप 8 घंटे से ज़्यादा किसी भी एम्प्लॉय से काम नहीं ले सकते हैं। अगर आपको 8 घंटे से ज़्यादा काम लेना है तो उसका वेज का डबल वेज आपको देना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने अभी हाल ही में जो आप बता रहे हैं कि औद्योगिक नीति में जो बदलाव हुआ, यही हमारी स्वतंत्र यूनियन मजदूर यूनियन जो है, स्वतंत्र रेलवे मजदूर यूनियन, स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन, हम लोगों ने सबसे पहले इसका विरोध किया। ट्विटर के माध्यम से हमारे जोनल अध्यक्ष जी हैं, महासचिव हैं, सेंटर बॉडी ने ट्वीट किया प्रधानमंत्री जी को, और फेसबुक के माध्यम से। और मैं धन्यवाद देता हूं आप जैसे लोगों को कि जो सोशल मीडिया से की ताकत को इतना बुलंद किए हुए हैं कि वो आवाज़ हमारी सरकार के कानों तक गई है, और उनको फिर वापस 3 दिन के बाद ही कोर्ट में भी केस हुआ, 3 दिन के बाद ही उस फैक्ट्री एक्ट को वापस लेना पड़ेगी, कर्मचारी 8 घंटे ही काम करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसी बुलंदी के साथ जो यूनियंस के नेता हैं, ये सरकार के साथ अगर दो हाथ करने के लिए खड़ा हो जाए तो मज़दूरों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकती है। लेकिन इन यूनियंस के नेताओं ने आज अपने ज़मीर को बेच डाला है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि देश में लोकतंत्र है, लेकिन सरकार ऐसा कदम आखिर उठाने की हिम्मत कहाँ से करती है कि जो पहले की व्यवस्था थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमको बना कर दिया कि 8 घंटे से ज़्यादा आप किसी मज़दूर से काम नहीं करा सकते हैं, लेकिन सरकार कहाँ से सोच लाती है, कहाँ से उसके दिमाग में उसकी हिम्मत कैसे होती है कि वे जो है मज़दूरों को 12 घंटा तक काम करने के लिए प्रावधान पारित करने की कोशिश करते हैं? ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले अभी भी कहा कि सरकार कुछ चंद पूंजीपतियों को फ़ायदा देना चाहती है, और देश की 85% 90% जनता को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहती है। ये डेमोक्रेसी यहाँ है, लोकतंत्र है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी के नाम पर यहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं है, क्योंकि मजदूर एक्ट में चेंजिंग हो जाता है, आपके सरकारी संस्थानों का प्राइवेटेशन हो जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट को चेंज करते हैं या आप वो करते हैं, तो उसके साथ आपको संसद में विपक्ष से या श्रम यूनियन के नेताओं से उसके साथ वार्तालाप की जाती है। तो सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इन जो आपने अभी श्रम कानून चेंज किया, अभी आपने प्राइवेटेशन 8 सेक्टरों का किया, रेलवे का प्राइवेटेशन लगातार होता जा रहा है, तो क्या इस पर कोई वार्तालाप होती है? क्या इस पे कोई यूनियंस के नेताओं से कभी बातें होती है? अगर वो बातें होती हैं तो यूनियंस उसको पारदर्शिता के साथ क्यों नहीं कर रही? लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार सिर्फ डेमोक्रेसी में विश्वास रखती नहीं है, वो डिक्टेटरसी में विश्वास रखती है। और जो आज ये हो रहा है, आप लॉकडाउन में देख लीजिए कि हमको ये बताइए कि लॉकडाउन कोविड-19 का सहारा लेके आज सारी चीज़ें सरकार जनता के ऊपर थोप रही है। मज़दूर परेशान है, सड़कों पे मर रहा है, उस सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर के पास सुविधाएं नहीं, डॉक्टर आज कोविड-19 में उनके पास किट नहीं है, उसमें नहीं है। मेरा रेल कर्मचारी मज़दूर है, वो असुविधाओं के दौर से जो है उसमें काम कर रहा है। अभी मैं कारखाने में हूँ, तो कारखाने में हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर को 2 बार परमिशन के लिए भेजा गया कि आप जो है हमको 30% 33% लोगों का परमिशन के लिए अलाउ किए, हम कारखाना में काम कराना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर ने देखा यहाँ पे कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने परमिशन देने के लिए मना कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी कारखाना खुल रहा है, कारखाना में लोग आते हैं, कारखाना में किस आधार पर लोगों को बुलाया जाता है, कहीं रोस्टर ड्यूटी है कहीं नहीं है, और जिनको बुलाया जाता है तो उनको भी पता नहीं चलता कि हमारा अटेंडेंस जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि रेल कर्मचारी, हम रेल प्रशासन के अंदर में आते हैं, भारत सरकार के अंदर में रेल सरकारी जो तंत्र का जो जिस दौर से हम लोग हैं, हम लोग कभी सरकार को मना नहीं कर सकते। हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, लेकिन सरकार हमारी सुविधाओं का भी ध्यान रखे। इस कोविड-19 की आपदा में
रेल कर्मचारी जो आज हमारा गार्ड्स है, ड्राइवर्स है, मैंने पहले कहा गैंगमैन, ट्रैकमैन हैं, लेकिन अगर आप चले जाइए तो देखिए कि उनके पास क्या सुविधाएं हैं। लेकिन रेलवे का प्राइवेटेशन की स्तर को बढ़ाया जा रहा है। और ये देश की पहली अम्बेडकराई ट्रेड यूनियंस जो मैंने बताया आपको, स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन और ILU स्वतंत्र मजदूर यूनियन, ये ऐसी ट्रेड यूनियन है जिसमें समाज का जो दबा कुचला, वंचित, पीड़ित और शोषित समाज से जो लोग आते हैं, और मैंने देखा कि 12-13 साल की सर्विस में इस समाज से, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के समाज से जो यूनियंस यहाँ काम कर रही थी, इनके चीफ पदों पर कोई हमारे समाज का नेतृत्व नहीं करता है। लेकिन ये जो स्वतंत्र रेलवे मजदूर यूनियन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खास जाति विशेष का प्रतिनिधित्व करती है, ये उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जिनको आज तक प्रतिनिधित्व का मौका ही नहीं मिला। और हम उसी प्रतिनिधित्व को अपनी बातों को आगे रखते हुए आज बाबा साहब विचारधाराओं पे, साहू जी महाराज की विचारधाराओं पे काम कर रहे हैं। और समाज के जो वंचित लोग हैं, जो रेलवे के वंचित लोग हैं, जिनको आज तमाम अपॉइंटमेंट होता है, पदोन्नति का मामला होता है, उनकी कहीं बात सुनी नहीं जाती है। प्रशासन से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव लेकर लोअर ग्रेड तक का क्लर्क भी उनको जो है दरकिनार कर देता है। लेकिन जब से हम लोग आए हैं, जब से SRBKU आई है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव के दिमाग में ये चीज़ आ गई है कि भाई इनकी बात उठाने वाली भी एक यूनियन है। और जो यूनियन हमारी नेतागिरी कर रहे थे रेलवे में, जो यूनियन हमारी नेतागिरी कर रहे थे, जैसे कि NFIR है, AIRF है, वो हमको सिर्फ भुनाने का काम करते थे। और हमने स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन ने एक ऐसा एजेंडा तैयार किया है कि अब लोगों को ये पता चल चुका है, यूनियंस के लोगों को, कि ये अपनी बात और अपने हक अधिकार के लिए जाग चुके हैं। जी, ये ज़रूरी भी है। और अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज़ देखी जो है सोशल मीडिया पे, हालांकि मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ऐसी न्यूज़ नहीं देखने को मिलती है, लेकिन सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि एक हमारे सेना का जवान था जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता था, उसको जो सवर्ण कास्ट के जो जवान थे उसको मार डालें, जाति सूचक कोई मैटर हुआ, उसमें उसको मार दिया गया और उसका पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन कहीं से भी कोई रिपोर्ट दिखाने। तो मैं क्या जानना चाहता हूँ, क्या रेलवे में भी ऐसा भेदभाव होता है कर्मचारियों के साथ? देखिए, बहुत पुराना एक लेख है, जाति है कि जाति नहीं। और जो इस देश में जो चल रहा है, आज से नहीं, ये सदियों पुराना दौर है। और यहाँ जो, जैसे आपने पूछा कि क्या रेलवे में भी ऐसा, रेलवे में बहुत केस ऐसे होते हैं जो जाति के नाम पर शोषण किया जाता है, जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता है। क्योंकि मैं भी एक सुपरवाइजर वर्ग से आता हूँ, ऐसा बहुत जगह देखने को मिलता है कि इस समाज के साथ SC ST OBC और ख़ासकर SC समाज को तो इस नज़रिए से देखा जाता है कि ये लोग जो हैं आरक्षण से आए हैं, ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, एजुकेट नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर इस रेलवे में सबसे ज़्यादा अगर भागीदारी है, आप परसेंटेज ऑफ रेशो उठा के देख लीजिए तो SC ST लोगों का योगदान शुरू से लेकर आज तक रहा है। इस रेल को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका SC ST लोगों की रही है। लेकिन जाति जो है, इस देश का सबसे कड़वा सच यही है कि यहाँ के लोग, यहाँ की जो विचारधारा है, वो लोग जाति को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप कितने भी टैलेंटेड होंगे, हम कितने भी टैलेंटेड हों, लेकिन हमको डिफीट करने का सिर्फ से एक मात्र कारण होता है कि जाति के नाम पर हमको डिमोलाइज कर दिया जाता है। और हमारी उन्नति के सारे मार्ग या हमारी प्रोग्रेसिव के सारे मार्ग सिर्फ जाति के नाम पर बंद कर दिए जाते हैं। तो मैं एक सवाल और आपसे अंत में पूछना चाहता हूं कि आप रेलवे में प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में जो है हमारे जो कर्मचारी वो काम कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर डॉक्टर्स, नर्स और सफाई कर्मी और पुलिसकर्मी की बात होती है। लेकिन रेलवे कर्मचारी इतने बड़े पैमाने पे जो है काम कर रहे हैं, उनको नहीं दिखाया जाता। तो क्या कहीं ये ऐसा लगता है कि रेलवे कर्मचारी के साथ जो है भेदभाव हो रहा है? देखिए, ये आपकी बात सही है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2-3 बार जो आकर देश को संबोधन किया और देश के नाम पर डॉक्टरों, स्टाफ नर्स, सफाई कर्मचारियों के नाम पर, प्रोत्साहन के नाम पर फूल बरसाए गए, ताली थाली बजाई गई। लेकिन आपने कहीं भी देखा होगा कि हम रेल कर्मचारियों के नाम पर कभी भी ये नहीं हुआ कि आप 2 हाथ जो है रेल कर्मचारियों के लिए भी उठा दीजिए कि इस जो कोविड-19 में आपका साथ दे रहे हैं। तो रेल कर्मचारियों के साथ आज से नहीं, शुरू से भेदभाव हुआ है। क्योंकि रेल जो है प्राइवेटेशन
की तरफ बढ़ रही है। और अगर रेल का आप प्रोत्साहन करेंगे तो सरकार की जो प्राइवेटेशन की मंशा है उस पर सवाल खड़े होने लगेंगे कि जब रेल इतना काम करती है तो आप उसको प्राइवेटेशन क्यों करना चाहते हैं। तो उसके हिडन एजेंडे में ये छिपा हुआ है कि प्रोत्साहन आप उसका करिए जिसका प्राइवेटेशन नहीं करना है। और ये जो आपने कहा कि रेल कर्मचारी ये पूरी संस्था ही भेदभाव का शिकार रही है। अच्छा। शुरू से अगर आप देखें अंग्रेज़ों के टाइम से अब तक वही इंस्ट्रूमेंट, वही पुरानी पद्धति पे रेल आज चल रही है। अभी प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया, तेजस चली है, तो रेल के पास इतने साधन हैं, वही पटरी हमारी है, गार्ड्स हमारे हैं। और अभी आप देख लीजिए कि तेजस चलाने था तो क्या हम तेजस नहीं चला सकते? हमारा ड्राइवर नहीं चला सकता है? चलाएगा हमारा ड्राइवर, गार्ड हमारा रहेगा, कमाई किसके पास जाएगी? IRCTC की जो बात आप कर रहे हैं, अभी ई टेंडरिंग का घोटाला जो हुआ, ई टिकटिंग के मामले में IRTC ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। अच्छा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिर वही टेंडर IRTC को दिया गया। खाना बनाने के नाम पर आने वाले लोग आज रेल के मालिक बन के बैठे हुए हैं। अच्छा। और अभी प्रवासी भारतीयों की बात देख लीजिए आप कि जो ट्रेनें चलाई गई प्रवासी मजदूरों के लिए, उसमें जो कोच लगाए गए, फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, तो मैं आपको ये बता दूं कि किराया शताब्दी राजधानी के बराबर लिया गया और कोच फर्स्ट AC सेकंड कोच है, तो क्या वो लोग स्लीपर क्लास में नहीं आ सकते थे? जिन मजदूरों के पास खाने तक का पैसा नहीं है वो शताब्दी राजधानी के बराबर अपना पैसा दे रहे हैं जी। तो लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेल ने पहल अच्छी की, रेल प्रशासन ने पहल अच्छी की, उन लोगों को वहाँ तक पहुँचाया गया। लेकिन रेल मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन के साथ ये काम हुआ कि आप किराया 4 गुना 5 गुना जो ले रहे हैं, वो मानवीय मुझे नहीं लगता कि मानवीय कार्य था। जी जी। मानवीय कार्य नहीं होता। इस लॉकडाउन में एक तो आदमी परेशान है, उससे 3 गुना 4 गुना किराया लेना ये मानवीय नहीं है। 40-45 दिनों से लॉकडाउन है, आदमी जो मजदूर भूखे मर रहा है वो इतना किराया कहाँ से देगा? हाँ, तो उसकी हम अपने स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन पे घोर निंदा करते हैं। अच्छा। और सरकार से ये अपील भी करेंगे कि जो कर्मचारियों से, जो मजदूरों से ये पैसा लिया गया है, तो भविष्य में इसकी लड़ाई स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन उठाएगा कि ये जो जेन्युइन पैसा था वो उनसे लिया जाए। अच्छा, जैसे आपने इतनी सारी बातें कही कि रेलवे कर्मचारियों के साथ इतना भेदभाव हो रहा है और जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है रेलवे विभाग में, हालांकि वो तो हर सेक्टर में हो रहा है, लेकिन रेलवे विभाग में चूँकि आप हैं, आपका संगठन है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका संगठन इस पर क्या कर रहा है? देखिए, जब से SRBKU रेलवे में आया है तो हमारी शुरू से यही मंशा रही है कि पहले तो हम रेल कर्मचारियों को उन मठाधीश यूनियनों की कारतूते के बारे में बताएं, क्योंकि अगर हम उनकी काली सच्चाई लोगों के सामने नहीं बताएंगे तो हमको स्वीकार करने में लोगों को बहुत समय लगेगा। और हम यूनियंस की जो बैठे हुए दलाल वहाँ, उनके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं और उनके अधिकारों के लिए SRBKU लगातार तत्पर है, लड़ रही है। और आने वाले समय में मैं बता दूं आपको कि अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको ये बता दूं कि SRBKU एक बहुत बड़ा दल मजदूरों का, रेल कर्मचारियों का बन के उभरेगा और उनकी हक अधिकारों की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। इसमें मैं आप लोग को एक और बताना चाहता हूं कि इस यूनियन में एक तो कोई रिटायर्ड नेता नहीं है। अच्छा। और कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो किसी सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ है। सब रेल के कर्मचारी हैं, रेल की ही यूनियन की नेतागिरी करते हैं और मजदूरों के, उनके हक अधिकारों की लड़ाई हमेशा लड़ते हैं। अच्छा। और मैं शुरू से ये कहता हूँ, ये यूनियन ये कह रही है कि लोगों को बाबा साहब की विचारधाराओं पे, अम्बेडकर जी की विचारधाराओं पे, क्योंकि इस देश ने यहाँ लोगों की विचारधारा को जाति तक सीमित कर दिया है, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी एक विशेष जाति के लिए काम नहीं किया। आज जिस डेमोक्रेसी पे देश चल रहा है उसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय के लोगों की बात कही गई है और उसी के कॉन्सेप्ट पे हमारी जो SRBKU है वो काम कर रही है कि हम रेलवे में और रेलवे के बाहर जो हमारी स्वतंत्र मजदूर यूनियन है, उन मजदूरों, उन संगठित और असंगठित मजदूरों। तो दोस्तों, आपने देखा ये हमारे साथ इंजीनियर आनंद जी थे जो SRBKU के मंडल मंत्री हैं। इन्होंने किस तरह से प्राइवेटाइजेशन के ऊपर अपनी बातें रखी। तो देश में कहीं भी प्राइवेटाइजेशन हो तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है, इसका हमें विरोध करना चाहिए। इनका भी संगठन विरोध कर रहा है। तो सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और इसी के साथ हम अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। कैमरामैन अनिल बौद्ध जी के साथ मैं मंजेश कुमार, असुर भारत।